नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सॉवेट। बाका ऑफ आर्ट्स, वोकेशनल स्टडीज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, बावमसन। सेमेस्टर 2, भड़े 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण। खंड 2 हिंदी भाषा और संप्रेषण। इकाई 6 हिंदी भाषा की व्याकरणिक इकाइयाँ। 6.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, कोशीय शब्द और व्याकरणिक शब्द में अंतर बता सकेंगे, व्याकरणिक इकाइयों के बारे में बता सकेंगे, संज्ञा और उसके प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे, लिंग विधान और वचन के बारे में जानकारी प्राप्त सकेंगे, कारक के भेद बताते हुए विभक्ति से उसके अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे, सर्वनाम और उसके प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे, विशेषण की व्याख्या करते हुए प्रविशेषण के बारे में भी बता सकेंगे, क्रिया के बारे में जानकारी देते हुए उसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। 6. 1. अव्यय के बारे में बताते हुए क्रिया विशेषण की व्याख्या समझ सकेंगे, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय तथा निपात की जानकारी पा सकेंगे। प्रस्तावना। भाषा की संरचना में व्याकरणिक इकाइयों की विशेष उपयोगिता और महत्व है। इनका अध्ययन शब्द वर्ग अथवा पद व्याख्या के अंतर्गत भी किया जाता है। इन इकाइयों के परस्पर संबंधों से भाषा का व्यवस्थित रूप प्रस्तुत होता है। अन्य भाषाओं की तरह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय हिंदी की व्याकरणिक इकाइयां हैं। हिंदी की संरचना में इन इकाइयों के अपने अपने प्रकार हैं जो हिंदी को व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। वास्तव में ये वे शब्द हैं जो भाषा में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। संरचना के धरातल पर ये शब्द और पद में अंतर करते हैं। स्वतंत्र रूप में ये शब्द कोशगत अर्थ अर्थात सामान्य अर्थ देते हैं, लेकिन संरचना के अंतर्गत इनकी भूमिका व्याकरणिक अर्थ प्रदान करना है। कारक भाषा की संरचना में क्रिया के साथ संज्ञा के अन्वय या संबंध कारक हैं और इनकी प्रकृति सार्वभौम है। कारक तत्व को सूचित करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के तुरंत बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वे विभक्ति कहलाते हैं। वस्तुतः विभक्ति कारक का बोध कराने वाला प्रत्यय है। हिंदी के लिंग विधान और वचन। विधान की अपनी व्यवस्था है जो हिंदी को अन्य भाषाओं से अलग करती है। हिंदी में अव्यय होते हैं जिनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादिबोधक रूप होते हैं। अंग्रेजी जैसी भाषाओं में अन्य अव्यय नहीं होते, वरन मात्र क्रिया विशेषण होता है। हिंदी के निपात की अपनी विशेषता है जो अन्य भाषाओं में नहीं है। इस प्रकार की व्याकरणिक इकाइयां हिंदी की संरचना को व्यवस्थित कर अर्थ की अभिव्यक्त करने में भूमिका निभाती हैं। 6.2 शब्द और पद। व्याकरणिक इकाइयों का विवेचन करने से पहले हम शब्द और पद तथा कोशीय शब्द और व्याकरणिक शब्द में अंतर स्पष्ट करेंगे। एक या एक से अधिक अक्षरों से बना स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो वह शब्द होता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो इसमें कोई न कोई विकार अथवा परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए, लड़का एक स्वतंत्र और अर्थवान रूप है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसके विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, जैसे एक लड़का पुस्तक पढ़ता है, 3 लड़कों को पढ़ने दो, 2 लड़के ने पुस्तक पढ़ी, 4 लड़कों पुस्तक पढ़ो। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कों रूप अब अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये सभी रूप अपनी अलग अलग भूमिका के रूप में प्रयुक्त हैं। यह रूप पद कहलाता है। वस्तुतः लड़का शब्द का अर्थ कोश से प्राप्त हो सकता है, किंतु लड़के, लड़कों और लड़कों शब्द के अर्थ कोश से प्राप्त नहीं होंगे।
अतः लड़का शब्द कोशीय शब्द कहलाता है, जबकि लड़के, लड़कों, लड़कों पद कोशीय अर्थ के साथ साथ अन्य संदर्भपरक अर्थ भी साथ लिए होते हैं। इसलिए उपर्युक्त वाक्यों में लड़का अपने विभिन्न संदर्भों में पद है। 6. तीन कोशीय शब्द और व्याकरणिक शब्द। कुछ कोशीय शब्द ऐसे हैं जो व्याकरणिक शब्द की भूमिका भी निभाते हैं। ये व्याकरणिक कार्य करते हैं, जैसे 1. मैं आजकल मोहन के घर नहीं जाता। 2. मुझसे आजकल खाना नहीं खाया जाता। वाक्य 1 में जाता कोशीय शब्द है, जिससे जाने की क्रिया का अर्थ प्राप्त होता है, किंतु वाक्य 2 में खाया कोशीय शब्द है और जाता कोशीय शब्द नहीं, बल्कि व्याकरणिक शब्द है। इसमें जाता शब्द कोशीय अर्थ नहीं दे रहा, अपितु व्याकरणिक अर्थ दे रहा है। यहाँ जाता शब्द में वाक्य 1 की भांति जाने की क्रिया नहीं है। इस जाता शब्द से कर्मवाच्य का बोध होता है, अतः यह व्याकरणिक शब्द है। इस प्रकार जाता शब्द वाक्य 1 में कोशीय शब्द है और वाक्य 2 में व्याकरणिक शब्द। 6.4 व्याकरणिक इकाइयों के प्रकार। व्याकरणिक इकाइयाँ 5 प्रकार की हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। 6.5 संज्ञा और उसके प्रकार। 1. राधा पुस्तक पढ़ रही है। 2. बंदर मेज पर बैठा है। 3. जीवन में सच्चाई ही सब कुछ है। 4. बैठा है। हमें सबसे प्यार करना चाहिए। ऊपर दिए चारों वाक्यों में आपने राधा, पुस्तक, बंदर, मेज, जीवन, सच्चाई, प्यार, दिल्ली, भारत शब्द पढ़े हैं। ये सभी शब्द किसी न किसी व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम हैं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। राधा, बंदर, पुस्तक, मेज, दिल्ली, भारत, जीवन, सच्चाई, प्यार, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक। राधा, मोहन, बंदर, घोड़ा आदि प्राणीवाचक है और पुस्तक, मेज, हिमालय, नदी आदि अप्राणीवाचक है। कुछ संज्ञाओं को गिना जा सकता है। इन्हें गणनीय संज्ञाएं कहते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, मनुष्य, हाथी। कुछ संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता। इन्हें अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं, जैसे आग, सच्चाई, प्यार, वायु। संज्ञा का अर्थ है नाम। इस प्रकार नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्ति, रमेश, रहमान, शीला, मीरा, विलियम आदि। स्थान भारत, चीन, रूस, इंग्लैंड, ईरान, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, केरल, अमेरिका, चिड़ियाघर, प्रगति मैदान आदि। वस्तु, आदि, गंगा, नदी, हिमालय, पहाड़, चेतक, घोड़ा, गीता, ग्रंथ, हिंद महासागर। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी जाति, धर्म, प्राणी, वस्तु के पूरे समूह का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, मनुष्य, घोड़ा, पहाड़, नदी, सोना। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, क, द्रव्यवाचक संज्ञा और ख, समूहवाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इन दोनों भेदों को संज्ञा के भीतर रखकर संज्ञा के 5 भेद बताते हैं,
किंतु ये दोनों उपभेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों एक प्रकार से जाति का ही बोध कराते हैं। अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा के उपभेद के रूप में रखना उचित होगा। का द्रव्यवाचक संज्ञा इससे ऐसे द्रव्यों, पदार्थों अथवा सामग्री का बोध होता है जिससे अनेक वस्तुएं बनती हैं। इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जैसे लकड़ी, फर्नीचर आदि के लिए, सोना चांदी, आभूषणों के लिए, लोहा, पीतल, स्टील, बर्तनों आदि के लिए, ऊन, स्वेटर आदि के लिए। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है और ये शब्द गणनीय नहीं होते। ख समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा पद किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे सेना, पुलिस, भीड़, मेला, सभा, कक्षा, दल। इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है क्योंकि ये एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा पद किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे पंडित जी जातिवाचक संज्ञा पद पन जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त होता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए यहाँ पंडित और नेता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए हैं। उदाहरण के लिए, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेताजी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। देश को जयचंदों से बचना चाहिए। इन दोनों वाक्यों में हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठा और जयचंद विश्वासघात या देशद्रोह के प्रतीक हैं। इसलिए यहाँ हरिश्चंद्र और जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। भाववाचक संज्ञा जो शब्द धर्म, गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। लंबाई, बचपन, अहिंसा, भय, खटास, आलस्य, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया विशेषण से और अव्यय से। उदाहरण के लिए, विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 6.6 लिंग विधान और लिंग परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। 1 लड़का पढ़ रहा है। 3 आदमी सो रहा है। 2 लड़की पढ़ रही है। 4 औरत सो रही है। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का, लड़की, आदमी, औरत प्राणिवाचक संज्ञा पद हैं। इनमें लड़का और आदमी पुरुषवाची हैं तथा लड़की और औरत स्त्रीवाची। पुरुषवाची लड़का, आदमी के अनुसार क्रियारूप रहा है का प्रयोग हुआ है, जबकि स्त्रीवाची लड़की, औरत के अनुसार क्रियारूप रही है का प्रयोग हुआ है। प्राणिवाचक संज्ञा पदों में लिंग की पहचान उनके पुरुष या स्त्री होने के कारण आसानी से हो जाती है। अतः पुरुषवाची संज्ञा पद को पुल्लिंग और स्त्रीवाची संज्ञा पद को स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण के लिए, आए पंखा चल रहा है। 3 यह बड़ा कमरा है। 2 घड़ी चल रही है। 4 यह छोटी मेज है। उपर्युक्त वाक्यों में पंखा, घड़ी, कमरा, मेज अप्राणिवाचक संज्ञा पद हैं। इनमें पंखा और कमरा पुल्लिंग है और घड़ी तथा मेज स्त्रीलिंग है। इसीलिए इनके अनुसार क्रियारूप रहा है और रही है का प्रयोग हुआ है। इसके साथ वाक्य 3 और 4 में पुल्लिंग कमरा के साथ विशेषण रूप बड़ा और स्त्रीलिंग मेज के साथ छोटी का प्रयोग हुआ है। अप्राणिवाचक संज्ञा पदों में लिंग की पहचान उनके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण पद से ही हो सकती है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं।
हिंदी में दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यह बात अवश्य है कि सभी प्राणीवाचक संज्ञाओं का विभाजन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं किया जाता है। कुछ संज्ञाएं एकलिंगीय भी होती हैं, चाहे वे नर हों या मादा, जैसे केवल पुल्लिंग शब्द, केवल स्त्रीलिंग शब्द। चीता, गीदड़, उल्लू, कौआ, खटमल, मच्छर, गिलहरी, छिपकली, मछली, मैना, मक्खी, तितली, कोयल। कभी कभी इनके लिंग को स्पष्ट करने के लिए उसके पहले नर या मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे नर चीता, मादा चीता, नर मैना, मादा मैना। कुछ पदवाची संज्ञाएं उभयलिंगी होती हैं। उन्हें संदर्भ के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, अधिकारी, डॉक्टर। इनके लिंग की पहचान वाक्य में क्रिया से होती है। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जा रही हैं। लिंग परिवर्तन। संज्ञाओं के लिंग विधान के लिए कोई निश्चित नियम तो नहीं है। इसका ज्ञान भाषा व्यवहार से ही होता है। फिर भी कुछ प्रत्ययों को जोड़कर पुल्लिंग के स्त्रीलिंग रूप बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2। अकारांत और आकारांत पुल्लिंग को ईकारांत कर देने से स्त्रीलिंग रूप बनता है, जैसे अ, आई, आ, आ, या। देव देवी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी। बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, कुत्ता कुतिया। व्यवसायबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वरों का लोप करके उनमें कहीं इन, कहीं आइन और कहीं आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं, जैसे सुनार सुनारिन, कुम्हार कुम्हारिन। अइन, आइन। ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन। आइन, लाला ललाइन। इन, माली मालिन, धोबी धोबिन। ई आइन, हलवाई हलवाइन। आनी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी। कुछ पुल्लिंग शब्दों में अन्य प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं, जैसे 3, अ नी, अ आ, अक इका। मोर मोरनी, शेर शेरनी। अध्यक्ष अध्यक्षा, प्रियतम प्रियतमा। अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका। सौभाग्यवान सौभाग्यवती, श्रीमान श्रीमती। वान, मानवती, मती। 4। कुछ पुल्लिंग और उनके स्त्रीलिंग रूपों के लिए अलग अलग शब्द मिले हैं, जैसे पुरुष, स्त्री, आदमी, औरत, राजा, रानी, वर, वधू, माता, पिता। 5। कुछ मूल शब्द स्त्रीलिंग हैं, उनसे पुल्लिंग शब्द बनते हैं, जैसे भेड़, भेड़ा, जीजी, जीजा, भैंस, भैंसा, बहन, बहनोई। अप्राणिवाचक संज्ञाओं के लिंग विधान के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। परंपरा और कोश से ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। इनके लिंग की पहचान वाक्य के क्रियारूपों से ही होती है। इसका अनुमान निम्नलिखित संकेतों से किया जा सकता है, किंतु यह ध्यान में रहे कि ये नियम के रूप में निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आय। आकारांत रूप प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कमरा, पैसा, लोटा, ओला, चमड़ा, घोड़ा, केला, हलवा, कोयला, कपड़ा, झगड़ा, समझौता, बल्ला, मेला, किला, जाड़ा। अपवाद। कई आकारांत रूप स्त्रीलिंग भी हैं, शोभा, सभा, ममता, लज्जा, लता आदि। 2। ईकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी, धोती, चमेली। अपवाद। कई ईकारांत पुल्लिंग भी हैं, आदमी, पानी, मोती, घी आदि। 3। पा, पन, त्व प्रत्यय से युक्त भाववाचक संज्ञाएं और आकारांत कृदंत पुल्लिंग हो हैं, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, ममत्व। 4। हट-वट संयुक्त संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है, घबराहट, कड़वाहट,
सजावट 6.7, मिलावट आदि। वचन विधान निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। एक लड़का दौड़ रहा है। 2 लड़की दौड़ रही है। 3 लड़के दौड़ रहे हैं। 4 लड़कियां दौड़ रही हैं। वाक्य 1 और 3 में लड़का और लड़की एक एक का बोध कराते हैं। इन शब्दों का प्रयोग एकवचन में हुआ है। वाक्य 2 और 4 में लड़के और लड़कियां का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। इस प्रकार वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो एक या एक से अधिक का बोध कराता है। हिंदी में 2 वचन हैं, एकवचन और बहुवचन। जो संज्ञा पद एक का बोध कराए उसे एकवचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, पंखा, किताब, बकरी। जो एक से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, पंखे, किताबें, बकरियां। दूध, घी। गणनीय संज्ञा पदों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे कमरा, कमरे, वस्तु, वस्तुएं। अगणनीय संज्ञा पदों का बहुवचन रूप नहीं बनता, जैसे चीनी, पानी। वचन प्रयोग संबंधी कुछ नियम। लड़का खाना खा रहा है। लड़के खाना खा रहे हैं। बालक सो रहा है। 2 बालक सो रहे हैं। लड़की खाना खा रही है। लड़कियां खाना खा रही हैं। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का एकवचन का बहुवचन लड़के है और लड़की एकवचन का बहुवचन लड़कियां है, जबकि बालक के बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके नियम इस प्रकार हैं। परसरगर्हित एकवचन का बहुवचन रूप का आकारांत एकवचन पुल्लिंग संज्ञा पदों में अंतिम आ का बहुवचन रूप ए हो जाता है, जैसे कमरा, कमरे, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, कुत्ता, कुत्ते। ख अकारांत, इक्रांत, ईकारांत, उकारांत आदि एकवचन पुल्लिंग रूपों का बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होता, जैसे बालक, 2 बालक कवि, 3 कवि आदमी, पशु, 2 पशु, भालू, 3 भालू, 4 आदमी। ग स्त्रीलिंग संज्ञा पदों में इकारांत और ईकारांत रूपों के अंत में ई के स्थान पर या हो जाता है। ध्यान रहे कि इक्रांत रूपों का दीर्घ ई बहुवचन में ह्रस्व ई हो जाता है, जैसे लड़की, लड़कियां, नदी, दिया, गाड़ी, गाड़ियां। घ स्त्रीलिंग संज्ञा पदों में अकारांत, आकारांत, उकारांत, उकारांत, औकारांत आदि रूपों के अंत में ए जुड़ जाता है। किंतु ध्यान रहे कि यदि अंत में दीर्घ उ आ जाए तो उसके स्थान पर ह्रस्व उ हो जाता है, जैसे मेज, मेजें, बहु, बहुए, माला, मालाएं, वस्तु, वस्तुएं, गौ, गौए। ब स्त्रीलिंग अकारांत संज्ञा पदों के बहुवचन रूप में मात्र अनुनासिक जुड़ जाता है, जैसे चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। परसर्ग युक्त एकवचन का बहुवचन रूप का लड़का खाना खा रहा है। एकवचन ख लड़के ने खाना खाया। एकवचन ग लड़कों ने खाना खाया। बहुवचन आए लड़की खाना खा रही है। एकवचन 2 लड़की ने खाना खाया। एकवचन 3 लड़कियों ने खाना खाया। बहुवचन उपर्युक्त वाक्यों में लड़का के साथ ने परसर्ग लगने से उसका एकवचन रूप लड़के हो गया और बहुवचन रूप लड़कों। इसी प्रकार लड़की के साथ ने परसर्ग लगने से उसके एकवचन रूप में कोई अंतर नहीं आया, जबकि बहुवचन रूप लड़कियों हो गया। इसके नियम इस प्रकार हैं। का आकारांत पुल्लिंग एकवचन संज्ञा पदों के साथ परसर्ग ने को से पर लगने पर अंत में आ के स्थान पर ए हो जाता है, जैसे
लड़का, लड़के, ने, कमरा, कमरे, में, भाला, भाले, से, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा पदों के साथ परसर्ग, ने, को, से, में, पर आदि लगने पर बहुवचन रूप में अ हो जाता है, जैसे लड़का लड़कों, ने, कमरा कमरों, में, खा, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत आदि परसर्गसहित एकवचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों के बहुवचन रूपों में ओ जुड़ जाता है, जैसे घर घरों, में, बहन बहनों, ने, कवि कवियों, ने, वस्तु वस्तुओं को, आदमी आदमियों को, लड़की लड़कियों, ने, पशु पशुओं को, साधु साधुओं, ने, बहु बहुओं, ने, भालू भालुओं को। यह ध्यान रहे कि ईकारांत और उकारांत रूपों के अंतिम दीर्घ ई और उ रूप बहुवचन रूप में ई और उ हो जाते हैं। अन्य रूपों का बहुवचन कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन, गण या वर्ग शब्द भी जोड़ दिए जाते हैं, जैसे गुरु गुरुजन, छात्र छात्रगण, मजदूर मजदूर वर्ग। कुछ शब्द समूह का बोध कराते हैं, किंतु वे एकवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे सेना, भीड़, कक्षा। यदि समूहवाची शब्द अधिक हों तो उनके बहुवचन रूप भी बन सकते हैं, लेकिन वे बहुत कम होते हैं, जैसे सेना सेनाएं, कक्षा कक्षाएं, लेकिन भीड़ भीड़ें नहीं होगी। कुछ शब्द एकवचन होते हैं, किंतु उनका प्रयोग बहुवचन। आए, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। 2. मित्र की मृत्यु के बारे में सुनकर उसके आंसू निकल आए। 3. प्रधानाध्यापक ने मेरे आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 4. शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। आदरसूचक एकवचन संज्ञा के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे शर्मा जी कल नहीं आए, पिताजी मुंबई गए हैं, थे, हमारे प्रधानाचार्य अग्रवाल साहब हैं। 6.8 कारक एवं विभक्ति। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मोहन ने सोहन को पीटा। मोहन पेंसिल से पत्र लिखता है। मोहन सोने के लिए घर गया। उसके पिताजी कमरे में थे। मोहन पेड़ से फल तोड़ता है। अरे मोहन, तुम कहाँ गए थे? इन वाक्यों में ने, को, से, के लिए, के, में, से तथा अरे शब्द रूप इस्तेमाल हुए हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि ये शब्द रूप संज्ञा और सर्वनाम के साथ इस्तेमाल हुए हैं। आपने यह भी देखा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का कोई न कोई संबंध क्रिया के साथ होता है, जो इन शब्द रूपों के द्वारा पता चलता है। इन वाक्यों में मोहन ने सोहन को पेंसिल से, सोने के लिए, उसके कमरे में, पेड़ से, अरे मोहन शब्द रूपों को पूरा करने और अर्थ स्पष्ट करने में सहायता कर रहे हैं। इन वाक्यों में से संबंध बताने वाले शब्द रूपों को यदि हटा दिया जाए तो इन वाक्यों का रूप कैसा होगा? मोहन सोहन पीटा। मोहन पेंसिल पत्र लिखता है। मोहन सोने घर गया। उसके पिताजी कमरे थे। मोहन पेड़ फल तोड़ता है। मोहन, तुम कहाँ गए थे? इन शब्द रूपों को हटाने से यह पता नहीं चलता कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के क्रिया से संबंध क्या है। यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि मोहन, सोहन, पेंसिल, सोने, कमरे आदि में कौन काम कर रहा है, कौन का संबंध किसमें, किसको, किस पर है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा। इसलिए इन शब्द रूपों के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ समझ में आ जाता है। इन शब्द रूपों को कारक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में इन कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। इस प्रकार न, को, से, के लिए, का, पर, में, से, अरे आदि परसर्ग अथवा कारक चिन्ह हैं।
इनसे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्पष्ट होता है और पता चलता है कि हर संज्ञा या सर्वनाम किस प्रकार का काम कर रहा है। मोहन दूध। कुछ वाक्यों में कुछ शब्दों के साथ परसर्ग का प्रयोग भी नहीं होता। जैसे पीता है में मोहन और दूध के बाद परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। इस प्रकार मोहन ने दूध पिया वाक्य में दूध के बाद कोई परसर्ग नहीं लगा है। ऐसे वाक्यों में शब्द क्रम या अर्थ के आधार पर क्रिया से संज्ञा का संबंध स्पष्ट होता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध ज्ञात होता है वह कारक कहलाता है। 6 अगस्त 2001 कारक के भेद। हिंदी में 8 कारक हैं। कुछ विद्वान हिंदी में 6 कारक मानते हैं। वे संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं मानते। यहाँ 8 कारकों की चर्चा की जा रही है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। यह ध्यान में रहे कि कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक सभी कारकों में परसर्ग अथवा कारक चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक में अरे, अरी, हे आदि चिन्ह शब्द से पहले लगाए जाते हैं। कर्ता कारक। पुलिस ने चोर को पकड़ा। इस वाक्य में किसने चोर को पकड़ा पुलिस ने यह स्पष्ट होता है कि पकड़ने की क्रिया का काम पुलिस करती है, इसलिए पुलिस ने कर्ता कारक है। कर्ता का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार कर्ता कारक को पहचानने के लिए क्रिया में कौन या किसने लगाया जाता है। जैसे मोहन सोता है, रमेश ने पत्र लिखा। वाक्यों की क्रियाओं में कौन सोता है और किसने पत्र लिखा लगाने पर मोहन और रमेश उत्तर मिलते हैं, इसलिए ये दोनों कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक में ने कारक चिन्ह अधिकतर भूतकाल में कर्म के होने पर लगता है। जैसे शीला ने आम खाया। जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक है। कर्म कारक। एक मोहन चावल खाता है। इन दोनों वाक्यों को पढ़िए और बताइए। एक मोहन क्या खाता है? चावल। दो पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को। दो पुलिस ने चोर को पकड़ा। यहाँ स्पष्ट होता है कि वाक्य एक में क्रिया खाता का फल चावल वस्तु पर पड़ा। वाक्य दो में क्रिया पकड़ा का फल चोर व्यक्ति पर पड़ा, इसलिए चावल और चोर दोनों कर्म कारक हैं। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक है। कर्म कारक का कारक चिन्ह को है। कर्म कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाया जाता है। जैसे आए मोहन दूध पीता है। 2 मोहन मुझे डराता है। 3 माँ मोहन को डांटती है। इन वाक्यों में वाक्य आए मोहन क्या पीता है, वाक्य 2 मोहन किसे डराता है, वाक्य 3 माँ किसको डांटती है, उत्तर मिलता है दूध, मुझे, मोहन को। इसलिए ये तीनों कर्म कारक हैं। ध्यान देने की बात है कि कर्म कारक में कहीं कहीं को कारक चिन्ह नहीं लगता। यह प्रायः निर्जीव कर्म के साथ नहीं लगता। जैसे मोहन दूध पीता है, मोहन ने कुर्सी तोड़ी। यहाँ दूध और कुर्सी निर्जीव अथवा अप्राणिवाचक वस्तुएं हैं। ये अप्राणिकारक कर्म हैं, इसलिए इनके साथ को कारक चिन्ह या परसर्ग नहीं लगा। प्राणिवाचक कर्म के साथ इसका इनके हम को कारक चिन्ह या नहीं लगा। कर्म के को कारक लगता है। करण कारक। मोहन चम्मच से खाना खाता है। शीला साइकिल से स्कूल गई। राम ने रावण को बाण से मारा। रामू के द्वारा भोजन भिजवा दो। इन चारों वाक्यों को पढ़िए और बताइए। मोहन किससे खाना खाता है? चम्मच से। शीला किससे स्कूल जाती है? साइकिल से। भोजन किसके द्वारा भिजवाया जाए? राम ने रावण को किससे मारा?
बाण से, राम द्वारा। इन वाक्यों में चम्मच, साइकिल, बाण, रामों की सहायता से क्रमशः खाने, जाने, मारने, भिजवाने का काम होता है। इसलिए ये चारों करण कारक हैं। कर्ता जिसकी सहायता से या साधन से क्रिया करता है, वह करण कारक है। करण कारक का कारक चिन्ह से है, लेकिन के द्वारा या के साथ भी प्रयुक्त हो सकते हैं। करण कारक को पहचानने के लिए क्रिया किस साधन से, किस वस्तु की सहायता से, किसके द्वारा अथवा किसके साथ की जाती है, उसे लगाया जाता है। जैसे मोहन ने चाकू से फल काटा, टेलीफोन के द्वारा पिताजी को यह सूचना देना, मोहन ने चटनी के साथ समोसे खाए। संप्रदान कारक आए, वीर सैनिकों ने देश के लिए जान दी। 2. मोहन पूजा के लिए फूल लाया। इन वाक्यों को पढ़िए और बताइए। वीर सैनिकों ने किसके लिए जान दी? देश के लिए। मोहन किस लिए फूल लाया? पूजा के लिए। इन वाक्यों में देश और पूजा के लिए क्रिया की गई है, इसलिए ये दोनों संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ के लिए लगता है। उदाहरण के लिए, माँ मेरे लिए बर्फी लाई, वाक्य की क्रिया में किसके लिए बर्फी लाई लगाने से उत्तर मिलता है मेरे लिए। आता मेरे लिए संप्रदान कारक है और बर्फी कर्म कारक। संप्रदान कारक का मुख्य परसर्ग या कारक चिन्ह के लिए है, किंतु कोई या किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को दिया या लिया जाए, वहां को परसर्ग लगता है। उदाहरण के लिए, पिताजी मेरे लिए साइकिल लाए और पिताजी ने मुझको साइकिल दी। यहाँ ध्यान देने की बात है कि को परसर्ग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में होता है। जैसे 1. पिताजी ने मोहन को बुलाया। 2. पिताजी ने मोहन को साइकिल दी। वाक्य 1 में को कर्म कारक का परसर्ग है और वाक्य 2 में को संप्रदान कारक का परसर्ग है। इसलिए कुछ विद्वान संप्रदान कारक को गौण कारक भी कहते हैं, क्योंकि वाक्य 2 में साइकिल मुख्य कर्म है और मोहन को गौण कर्म है। इसे एक अन्य उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है। 3. रमेश ने सुरेश को किताब दी। इस वाक्य में किताब मुख्य कर्म और सुरेश गौण कर्म। यहाँ गौण कर्म संप्रदान कारक का काम कर रहा है, अतः को परसर्ग का प्रयोग हुआ है। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप के लिए कार्य करता है अथवा जिसको कुछ दिया जाता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है। इन वाक्यों को पढ़िए और बताइए। पेड़ से पत्ते गिरे। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। पत्ते कहाँ से गिरे? पेड़ से। इन वाक्यों में गंगा का हिमालय से निकलने, पत्तों का पेड़ से गिरने का अर्थात गंगा और पत्तों का अपने स्रोत से अलग होने का भाव प्रकट होता है, इसलिए हिमालय से और पेड़ से अपादान कारक हैं। अपादान कारक का परसर्ग से है। अपादान कारक पहचानने के लिए क्रिया में कहाँ से लगाया जाता है? जैसे मोहन छत से गिरा, वाक्य की क्रिया में कहाँ से गिरा का उत्तर मिलता है छत से, इसलिए छत से अपादान क्रिया है, क्योंकि इसमें मोहन के छत से अलग होने का भाव मिलता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि से परसर्ग का प्रयोग करण तथा अपादान दोनों कारकों में होता है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में या सहायता के रूप में या के द्वारा के रूप में होता है, किंतु अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग अलग होने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, उसने पेंसिल से निबंध लिखा, करण कारक है, और उसने अलमारी से पेंसिल निकाली अपादान कारक है। पहले वाक्य में पेंसिल उपकरण का काम कर रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में पेंसिल अलमारी से अलग होने का काम कर रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना पाया जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं।
संबंध कारक। यह मजदूर का घर है। यह मेरी किताब है। मोहन आपके बड़े भाई हैं। इन वाक्यों को पढ़िए और बताइए। यह किसका घर है? मजदूर का। यह किसकी किताब है? मेरी। मोहन किसके बड़े भाई हैं? आपके। इन वाक्यों में मजदूर का घर से, मेरी का किताब से, बड़े भाई का आप से संबंध प्रकट होता है। इसलिए मजदूर का घर, मेरी किताब और आपके बड़े भाई संबंध कारक है। संबंध कारक पहचानने के लिए संज्ञा लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, संबंध कारक के परसर्ग का के, की, रा, रे, री है। या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी या किसके। यह मोहन का घर है। वह आपका मित्र था। यह मेरी कलम है। वाक्यों में किसका, किसकी आदि लगाने से मोहन का घर, आपका मित्र, मेरी कलम उत्तर मिलता है। ये तीनों संबंध कारक हैं। रा, रे, री का प्रयोग मध्यम पुरुष के आप और अन्य पुरुष के सिवाय उत्तम पुरुष मैं, हम और मध्यम पुरुष तू, तुम सर्वनामों के साथ होता है, जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। संज्ञा सा सर्वनाम के जिस रूप वाक्य में एक का दूसरे से संबंध होने का पता चले, संबंध कारक कहलाता है। कुछ विद्वान इसे कारक के अंतर्गत नहीं मानते। अधिकरण कारक। मोहन कमरे में है। इन वाक्यों को पढ़ो और बताओ। मोहन कहाँ है? कमरे में। किताब मेज पर रखी है। किताब कहाँ रखी है? मेज पर। इन वाक्यों में कमरे में और मेज पर से क्रिया के आधार की जानकारी मिलती है, इसलिए इन वाक्यों में कमरे में और मेज पर अधिकरण कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के स्थान अथवा आधार की जानकारी मिलती हो वे अधिकरण कारक हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के स्थान अथवा आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के परसर्ग अथवा कारक चिन्ह में, पर आदि हैं। अधिकरण कारक को पहचानने के लिए क्रिया में कहाँ या किसमें या किस पर लगाया जाता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है और मेरी किताबें अलमारी में पड़ी हैं। संबोधन कारक। अरे मोहन, इधर आओ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। इन वाक्यों को तुमने पढ़ा और देखा कि मोहन के पहले अरे शब्द और प्रभु के पहले हे शब्द का प्रयोग हुआ। ये शब्द किसी को पुकारने या याद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अरी शीला, क्या कर रही हो? ए लड़के, शोर मत करो। यहाँ अरी और ए संबोधन कारक हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या याद करने या सचेत करने का पता चले वह संबोधन कारक कहलाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि संबोधन कारक में कारक चिन्ह या परसर्ग संज्ञा शब्द से पहले लगाए जाते हैं और उस परसर्ग के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। कुछ विद्वान इसे भी कारक की श्रेणी में नहीं रखते। 6.8 2. कारक और विभक्ति। कारक संबंध भाषा की संरचना का आधार है। एक शब्द के अर्थ का दूसरे शब्द के अर्थ के साथ संबंध होता है। यही अन्वय होता है। अर्थ के द्वारा ही शब्द का शब्द के साथ अन्वय माना जा सकता है। यही कारक है। वस्तुतः कारक उसे कहते हैं जो क्रिया से संज्ञाओं के विभिन्नार्थी संबंधों को बताता है। कारक का संबंध अर्थ तत्व से है, शब्द के रूप तत्व से नहीं। वह प्रकृति, प्रत्यय या पद नहीं है। लेकिन जिस रूप से इस अन्वय की सूचना मिलती है वह विभक्ति है। दूसरे शब्दों में विभक्ति कारक बोध कराने वाला प्रत्यय है। विभक्ति वह रूप है जो शब्द या पद का अंश है। यह अर्थ का प्रकाशक है, अर्थ नहीं है।
इसलिए कारक और विभक्ति एक नहीं, अलग अवधारणा है। कारक वाच्य है तो विभक्ति वाचक। संस्कृत में कारक 6 माने गए हैं और विभक्ति 7। संस्कृत वैयाकरण षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक नहीं मानते, क्योंकि इसका संबंध क्रिया से नहीं है, अतः उसे कारक नहीं मानते। षष्ठी का अर्थ संबंध से तो है, किंतु वह संबंध कई प्रकार का है, जैसे मोहन मेरा भाई है, यह मोहन का घर है। रामचरितमानस तुलसीदास का ग्रंथ है। अलग अलग प्रकार के हैं। उपर्युक्त वाक्यों में षष्ठी से व्यक्त होने वाले संबंध अलग अलग प्रकार के हैं। अतः वैयाकरण कहते हैं कि षष्ठी के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु संबंध क्रियान्वयी नहीं है। इसी प्रकार संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता। प्रथमा विभक्ति संबोधन के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है, अतः उसे संबोधन प्रथमा कहते हैं। इस प्रकार 7 विभक्तियां हैं और 6 कारक हैं। संबंध और संबोधन कारक नहीं है। 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। एक विभक्ति में कई कारक आ जाते हैं। उदाहरण के लिए का रामेण रावणः हता, रावण राम के द्वारा मारा गया। ख रामः बाणेन रावणं हन्ति, राम बाण से रावण को मारता है। वाक्य का में कर्मकारक पद कर्मवाचक पद रावण में द्वितीया नहीं है, इसलिए कर्ता के अर्थ में तृतीया प्रयुक्त है। वाक्य ख में कर्ता के अर्थ में तृतीया नहीं है बल्कि बाणेन तृतीया रूप है। यह तृतीया करण के अर्थ में है। इस प्रकार कारक तत्व को सूचित करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि प्रतिपादकों के तुरंत बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्तियां कहते हैं। विभक्ति के योग से कृष्णेन वेदस्य मया तेन तस्य आदि रूप में विभक्त्यंत शब्द या रूप है। विभक्ति के प्रत्यय जिन शब्दों के साथ लगते हैं, वे उनके अभिन्न अंग बन जाते हैं। इन विभक्ति प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, जैसे संस्कृत रामः रामं रामेण रामाय रामात रामस्य आदि। हिंदी मुझे, मेरा, उसे, उन्हें, हमारा, तुम्हारा विभक्ति संस्कृत जैसी संश्लेषणात्मक भाषा में प्रयुक्त होती है, जबकि विश्लेषणात्मक भाषा में इसने परसर्ग का रूप धारण कर लिया है। ये विभक्ति प्रत्यय हिंदी में स्वतंत्र शब्द रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे राम ने, राम को, राम से, राम में, राम पर आदि। इन्हें विभक्ति प्रत्यय या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कुछ लोग इन्हें कारक चिन्ह भी कहते हैं। हाँ, सर्वनामों के कुछ रूपों में विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है, जैसे उसे, मुझे, उन्हें, हमारे, उसको, मुझको, उनको, हम, प्लस का। इस प्रकार कारक और विभक्ति अलग अलग व्याकरणिक रूप हैं। 6.9 सर्वनाम और उसके प्रकार। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. मोहन मेरा भाई है। 2. मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। 3. मोहन अपनी कक्षा में प्रथम आता है। उपर्युक्त एक वाक्य में 3 उपवाक्य में 3 उपकारक हैं। 1, 2 और 3 उपवाक्यों में मोहन का प्रयोग 3 बार हुआ है। मोहन शब्द का बार बार आना अस्वाभाविक लगता है। यदि इन तीनों को निम्नलिखित रूप से लिखा जाए तो यह भाषा की प्रकृति के अनुसार होगा और स्वाभाविक भी लगेगा। मोहन मेरा भाई है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। बाद के वाक्यों में मोहन के स्थान पर वह पद का प्रयोग हुआ है। यहाँ संज्ञा मोहन के स्थान पर जिस पद वह का प्रयोग हुआ है वह सर्वनाम है। अतः जिस शब्द या पद का प्रयोग सभी प्रकार के नामों अर्थात संज्ञाओं के लिए अथवा उनके स्थान पर होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार भाषा में सहजता, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, सुंदरता, सरलता तथा सुविधा लाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है।
बोलने वाले व्यक्ति के नाम के स्थान पर मैं, हम सर्वनामों को प्रयोग होता है। जिस व्यक्ति से बात की जा रही है उसके नाम के स्थान पर तू, तुम, आप सर्वनामों का प्रयोग होता है और जिसके संबंध में बात की जा रही है उसके नाम के स्थान पर यह, ये, वह, वे सर्वनामों का प्रयोग होता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजतावाचक सर्वनाम। सर्वनाम। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजतावाचक। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे अन्य पुरुष। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क उत्तम पुरुष, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं जैसे मैं, हम। ख मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष है जैसे तू, तुम, आप। ग अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष है जैसे वह, यह, वे, ये। बहुवचन के लिए तुम, आप, वे, ये का प्रयोग आदरसूचक एकवचन के रूप में होता है, इसलिए आप, वे, ये के साथ लोग शब्द लगा दिया जाता है। कुछ लोग हम के साथ लोग लगा देते हैं जो सही नहीं है, जैसे तुम लोग कहाँ थे, आप लोग भोजन कीजिए, वे लोग चले गए, हम लोग अभी स्कूल आए हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे यह, वह, ये, वे। यह मछली मेरी है, वह पुस्तक अच्छी है। यहाँ, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम का काम कर रहे हैं, न कि अन्य पुरुष सर्वनाम का। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे किसी को बुलाओ, किसी, कुछ, कोई, घी में कुछ मिला है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो लड़का कल आया था वह पढ़ने में तेज है। जो बोओगे सो काटोगे। जो तुम चाहो वह करो। प्रश्नवाचक सर्वनाम सर्वनाम कहते हैं, जैसे यहाँ कौन है, वह क्या चाहता है। निजवाचक सर्वनाम सर्वनाम होता है, जैसे आप जैसा समझें करें। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक। कौन, क्यों, क्या, कैसे। जो मुझे नहीं जानता वह यहाँ क्यों खड़ी है। तुम कैसे आए। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजतावाचक। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। सर्वनाम के रूपांतर लिंग, वचन और कारक। वह क्या आप ही हो गया। वह अपने आप से बोला। सर्वनाम का रूपांतर चाहे किसी भी लिंग के लिए प्रयुक्त हो उसका रूप हमेशा एक ही होता है। इसमें लिंग भेद के कारण रूपांतर होता है, जैसे वह गाता है, वह गाती है। तुम खाते हो, तुम खाती हो। वचन, संज्ञा के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एकवचन, बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्तिरहित बहुवचन में एकवचन के समान रहते हैं, जैसे एकवचन मैं, बहुवचन हम, वे। एकवचन तू, यह। बहुवचन तुम, आप, ये, वह।
कारकों के चिन्हों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। आगे सर्वनाम रूपावली में देखें। सर्वनाम रूपावली। सर्वनाम में संज्ञा की भांति लिंग, वचन, कारक होते हैं, किंतु इसमें संबोधन कारक नहीं होता। कारकों के चिन्हों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं, जैसा कि इस सर्वनाम रूपावली तालिका में दिखाया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 6. 10 विशेषण और उसके प्रकार। विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होती है और उसके प्रयोग से संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है, जैसे होने के अतिरिक्त उसी घोड़े का बोध। सफेद घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होता है, जो सफेद है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर स्थिति में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण के भेद। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। 1. गुणवाचक विशेषण। 2. संख्यावाचक विशेषण। 3. परिमाणवाचक विशेषण। 4. सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, पापी, सरल, दुष्ट, लाल, पीला, सफेद, काला, आसमानी, धानी, सुंदर, कुरूप, ऊंचा, नीचा, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, निचला, लंबा, चौड़ा, गोल, टेढ़ा, तिकोना, दुबला, पतला, ढीला, मोटा, ताजा। संख्यावाचक विशेषण जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, चतुर्थ वर्ग 10 गुने लोग। संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार हैं, जैसे कि गणनावाचक, यह वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे कुर्सियां। 7 किले, 20। पहला लड़का। क्रमवाचक, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे 5वीं लड़की, तृतीय श्रेणी। आवृत्तिवाचक, यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे चौगुना धन, 100 गुना दिमाग, दूध से दुगुना पानी। समुदायवाचक, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे तीनों लड़के, 7 घर, दोनों भाई, 4 बहनें। प्रत्येक वाचक, यह अनेक वस्तुओं में से हरेक का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हरेक नेता, एक एक अपराधी। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण, माप-तौल का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल। परिमाणवाचक के 2 भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक, यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता है, जैसे थोड़ा दूध, इतना पानी, अधिक चीनी। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जैसे आए, यह लड़का हमारे कॉलेज का है। 2, वह आदमी मेरा दोस्त है। 4, कोई बच्चा सो रहा है। 3, मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए। यह, वह, कुछ, कोई सर्वनाम क्रमशः लड़का, आदमी, दवाइयाँ, बच्चा की विशेषता बताते हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण हुए। सर्वनामों के संबंध कारकीय रूप भी विशेषण होते हैं, जैसे मेरा घर, हमारी पुस्तकें, तुम्हारी माता जी, उसका नाम,
किसकी पेंसिल। सर्वनामों से निर्मित विशेषण मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने पर जो यौगिक सर्वनाम बनते हैं उनसे भी सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। जैसे यह, से, ऐसा, इतना, क्या, से, कैसा, वह, से, वैसा और उतना, तथा, जो, से, जैसा, जितना। निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर पीएलईएस। निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में सूक्ष्म अंतर है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि की निश्चितता का बोध कराता है, जबकि सार्वनामिक विश्लेषण से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता का द्योतन होता है। जैसे क, आए, यह मोहन की पुस्तक है। ख, आए। टू, वह शीला का घर है। टू, यह पुस्तक मोहन की है। वह घर शीला का है। उपर्युक्त क के अंतर्गत वाक्य आए और टू में यह और वह क्रमशः मोहन की पुस्तक और शीला का घर की निश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। ख के अंतर्गत वाक्य आए और टू में यह पुस्तक और वह घर में यह पुस्तक की और वह घर की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। 6.10 एक प्रविशेषण। विशेषण के जो विशेषण होते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। हिंदी में प्रायः प्रविशेषण मिलते हैं, जैसे रमेश काफी तेज छात्र है। यहाँ तेज विशेषण है और उसका विशेषण काफी है, इसलिए काफी प्रविशेषण है। मंजू अत्यंत सुंदर लड़की है। यहाँ अत्यंत प्रविशेषण है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। यहाँ सिंदूरी प्रविशेषण है। विशेषण रूपांतरण। संज्ञा के साथ सा, नामक, संबंधी, रूपी आदि शब्दों को जोड़कर भी विशेषण बनते हैं। उदाहरण के लिए, फूल सा शरीर, अर्जुन नामक पुत्र, गृह संबंधी मामला, मोह रूपी अंधकार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय सभी से विशेषण बनते हैं। उदाहरण के लिए, संज्ञा से पेटू, पेट, लोभी, लोभ, पहाड़ी, पहाड़, क्रोधी, क्रोध आदि। सर्वनाम से इतना, कितना, आप वाली आदि। क्रिया से चलती गाड़ी, चलना, खाया मुँह, खाना, पढ़ता सुग्गा, पढ़ना आदि। अव्यय से बाहरी व्यक्ति, बाहर, भीतरी बातें, भीतर आदि। सर्वनाम की तरह भी विशेषण का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, एक दूसरे से प्रेम रखो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यहाँ तो एक आता है, एक जाता है। 6.10 दो विशेषण और विशेष्य में संबंध। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। विशेषण विशेष्य विशेषण, विधेय, पूरक। विशेष्य विशेषण विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ काला विशेष्य विशेषण है। गुड्डी सुशील छात्रा है। यहाँ गुड्डी विशेष्य विशेषण है। विधेय विशेषण विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण अथवा पूरक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है। यहाँ काला विधेय विशेषण है। मेरा स्कूटर नया है। यहाँ नया विधेय विशेषण है। मेरी गाय सीधी है। यहाँ सीधी विधेय विशेषण है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य अन्य बातें निम्नांकित हैं। विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य विशेष्य संज्ञा भी होती है, के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या बाद में। जैसे अच्छे छात्र पढ़ते हैं। बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है। शालू भली लड़की है।
यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे, जैसे अच्छी कलम और कागज, पीला कुर्ता और धोती, लंबे पुरुष और नारियां। विशेष्य। इस प्रकार विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है, उस संज्ञा को विशेष्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए काला घोड़ा दौड़ा। इस वाक्य में काला विशेषण और उसकी संज्ञा घोड़ा विशेष्य है। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण विशेष्य के साथ उसके पहले आता है अथवा विशेष्य के बाद विधेय क्रिया के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं और दूसरी स्थिति का विशेषण विधेय विशेषण या पूरक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए सूनी जगह में भय लगता ही है। इस वाक्य में जगह विशेष्य है और उसका विशेषण सूनी उसके पहले होने के कारण विशेष्य विशेषण है और यह जगह सूनी जान पड़ती है। वाक्य में विशेष्य जगह के बाद विशेषण सूनी क्रिया के साथ विधेय विशेषण हुआ। विशेष की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए ठंडी ठंडी हवा से मन को आनंद मिल रहा है। बहुत्व के अर्थ में विशेष्य और विशेषण में किसी एक को ही बहुत्वबोधक रखना शुद्ध है। बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीगण, बहुसंख्यक बालक अथवा बालकगण। 5. कारक और विभक्ति में अंतर बताइए। 6. अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7. प्रविशेषण से क्या अभिप्राय है, समझाइए। 8. विशेषण और विशेष्य के संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। 6.11 क्रिया और उसके प्रकार। जिस शब्द से किसी काम को करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। वास्तव में क्रिया शब्द का अर्थ है काम। वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 रश्मि दौड़ी, 2 शीला चेन्नई जाएगी, 3 रमा खेल रही है। 3 रमा खेल रही है। यहाँ दौड़ी, जाएगी, खेल रही है से किसी काम के होने अथवा करने का बोध होता है, अतः ये शब्द क्रिया रूप हैं। क्रिया के भेद। क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्रिया एककर्मक। सकर्मक क्रिया द्विकर्मक। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे नम्रता घर गई। यहाँ गई क्रिया के व्यापार का फल नम्रता कर्ता पर पड़ता है, अतः गई क्रिया अकर्मक है। सकर्मक क्रिया क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए शरद आम खा रहा है। यहाँ खा रहा है क्रिया के व्यापार का फल आम पर पड़ रहा है, अतः खा रहा है क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका यह है कि क्रिया से क्या अथवा कौन के प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी, जैसे शरद क्या खा रहा है। उत्तर आम। इस प्रकार कर्म वाली क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है। का एक कर्मक क्रिया एक कर्म वाली क्रिया एक कर्मक कहलाती है। उदाहरण के लिए मोहन किताब पढ़ रहा है। यहाँ किताब एक कर्मक है, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। ख द्विकर्मक क्रिया कुछ सकर्मक क्रियाएं 2 कर्म वाली होती हैं, इन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इनमें एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा कर्म गौण। उदाहरण के लिए श्वेता ने श्रेया को पुस्तक दी। यहाँ दी सकर्मक क्रिया के 2 कर्म श्रेया और पुस्तक हैं। इस प्रकार दी द्विकर्मक क्रिया है।
इसमें पुस्तक मुख्य कर्म है और श्रेया गौण कर्म। इसी प्रकार लेना, खरीदना, बेचना द्विकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों भूमिकाएं निभाती हैं, जैसे क पुस्तक के लिए साक्षी का जी ललचाता है। यहाँ ललचाता अकर्मक क्रिया है। ख शिकारी वंशी बजाकर हिरन को ललचाता है। यहाँ ललचाता सकर्मक क्रिया है और कर्म हिरन है। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से बनने वाली क्रिया मुख्य कर्ता द्वारा स्वयं न होकर किसी दूसरे की प्रेरणा से संपन्न होती है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया के आगे आ या वा प्रत्यय लगाकर कार्य संपन्न किया जाता है, जैसे विवरण के लिए स्क्रीन को देखे। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है, जैसे उदाहरण, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया, माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के योग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है, वह यौगिक क्रिया कहलाती है, जैसे चलना, चलाना, रोना धोना, उठना, बैठना। रो पड़ना, चल देना, खा लेना, उठ जाना। नामिक क्रिया, नामिक क्रिया में एक अंश संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा क्रिया जिसे क्रिया कर वर्बलाइज भी कहते हैं। यह क्रिया अपने पूर्ववर्ती शब्द से मिलकर नामिक क्रिया का निर्माण करती है, जैसे स्वीकार करना, याद होना, अच्छा लगना, क्षमा करना, पसंद करना। नामधातु जो धातु संज्ञा या विशेषण के आगे ना प्रत्यय लगाने से बनती है, उसे नामधातु कहते हैं, जैसे संज्ञा, नामधातु हाथ, हथियाना, गरम, गरमाना, बात, बतियाना, दुबला, दुबलाना, लात, लतियाना, पागल, पगलाना। 6.11 1 क्रियार्थक संज्ञा, कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं है। विधि और काल के रूप को छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है, अतः ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, जैसे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। यहाँ टहलना भाववाचक संज्ञा है। क्रिया के कार्य, किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध कराना, जैसे गाय घास चर रही है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु भैंस चरती है। टहलना, हिमांशु किताब पढ़ रहा है, पारुल गीत गा रही है। की क्रियाशीलता का बोध कराना, जैसे लड़के खेलते हैं, गेंद लुढ़कती है। स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराना, जैसे नीतू पढ़ती है। अस्तित्व का बोध कराना, जैसे मनुष्य समाज में रहता है। महेंद्र खड़ा है, वह सो रहा है। चीता जंगल में रहता है, मछली जल में रहती है। छात्र पढ़ रहे थे, छोटू रो रहा है। मनस्थिति का बोध कराना, जैसे लड़के प्रसन्न हो रहे थे। 6.11 2 पूरक, कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कर्ता और कर्म के अनुसार रहते हुए भी पूरा अर्थ प्रकट नहीं करती। इस स्थिति में वाक्य में क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं, उन्हें पूरक कहते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने उसे डॉक्टर बनाया। इस वाक्य में उन्होंने कर्ता और बनाया क्रिया के होते हुए भी वाक्य पूरा नहीं होता, इसलिए उसे पूरा करने के लिए डॉक्टर शब्द जोड़ना पड़ा है। अतः डॉक्टर शब्द पूरक है। 6.11 3 व्युत्पत्ति के अनुसार क्रियाभेद,
क्रिया के तीन भेद होते हैं। मूल क्रिया, जो क्रिया दूसरे शब्द से न बनी हो उसे मूल क्रिया कहते हैं, जैसे आना, जाना, खाना पीना आदि। हूँ, है, था, थी, थे भी मूल क्रिया के ही उदाहरण हैं। संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद दूसरी क्रिया मिलकर जो क्रिया बनती है वह संयुक्त क्रिया है। इसमें पहली मुख्य क्रिया और दूसरी रंजक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में रंजक क्रिया मुख्य क्रिया पर अपना रंग चढ़ा देती है। ये रंग अतिशयता बोधक, पूर्णता बोधक, आकस्मिकता बोधक, आरंभ बोधक आदि होते हैं। हिंदी में मुख्य रंजक क्रिया है आना, जाना, लेना, उठना, बैठना, लगना। उदाहरण के लिए, मुझे भूख लगाई। आरंभ, उसने खाना खा लिया है। वह सो गया है। मरीज चिल्ला उठा। बच्चा विद्यालय जाने लगा है। क, संज्ञा अथवा विशेषण के आगे ना। पूर्णता बोधक, आकस्मिकता बोधक, आरंभ बोधक। प्रत्यय लगाकर धिक्कार, धिक्कारना, पुचकार, पुचकारना, खरीद, खरीदना। इसे नामधातु क्रिया भी कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए और जो लिंग, वचन, पुरुष से प्रयुक्त न हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, सुकन्या पढ़कर सोती है। यहाँ पढ़ने का कार्य सोने के पूर्व हो चुका है, अतः पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है। 6 नवंबर 2004। क्रिया की अवस्था। क्रिया की अवस्था क्रिया के व्यापार को प्रकट करने का एक भाव है जिसमें वक्ता के प्रयोजन या मनोवृत्ति की ओर संकेत होता है। इसे क्रियार्थ, क्रियाभाव या वृत्ति भी कह सकते हैं। प्रत्येक काल में क्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं। सामान्य अवस्था, जिस क्रिया से सामान्य अवस्था का बोध हो तथा किसी विधान का निश्चय ज्ञात हो उसे सामान्य अवस्था की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, रमेश आया। रमा खेल रही है। यहाँ आया, खेल रही है क्रिया से आने और खेलने के विधान का निश्चय होता है, अतः यहाँ क्रिया की सामान्य अवस्था है। विधि अवस्था, जिस क्रिया से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव प्रकट हो उसे विधि अवस्था की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, क, तुम खाओ। ख, आप मुझे 100 रुपए दीजिए। ग, क्या मैं अंदर आऊं। यह अवस्था दो प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का वर्तमान काल में कार्यान्वित होना ज्ञात होता है, जैसे अभी कॉलेज जाओ। हम यहाँ खेलें। हे प्रभु, उसकी रक्षा करो। परोक्ष विधि, इस विधि से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भविष्यत काल में कार्यान्वित होना ज्ञात होता है, जैसे तुम कल कॉलेज जाना। क्या तुम मैदान में खेलोगे। आप मुझे पुस्तक दीजिएगा। संभाव्य अवस्था, जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध होता है उसे सामान्य अवस्था की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे, शायद वह कोलकाता में मिल जाए। मैं परीक्षा में शायद उत्तीर्ण हो जाऊं। 6.12। वह घर पर होगा या नहीं। अव्यय, अविकारी शब्द और उसके प्रकार। जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। वस्तुतः हर स्थिति में अव्यय का रूप वैसे का वैसे बना रहता है। उदाहरण के लिए, गोविंद तेज दौड़ता है। शीला तेज दौड़ती है। तुम तेज दौड़ते हो। इसमें तेज शब्द तीनों अवस्थाओं में एक समान है, अतः अव्यय है। अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक।
समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संयोजक, विभाजक। 6.12 1 क्रिया विशेषण अव्यय। अव्ययों अथवा अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण अधिक महत्वपूर्ण है। क्रिया विशेषण का अर्थ ही है क्रिया की विशेषता बताने वाला। उदाहरण के लिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, तुम दूर मत जाना। क्रिया विशेषण क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा पूरक से संबंध रखने वाली विशेषताएं नहीं बतलाता, बल्कि वह क्रिया के समय, स्थान, प्रयोजन, कारण, विधि और परिणाम संबंधी विशेषताएं प्रकट करता है। परिभाषा: जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, अधिक मत बोलो, कम खाओ। ऊपर के वाक्यों में अधिक और कम क्रिया विशेषण हैं, जो बोलना और खाना क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया विशेषण के कार्य। 1. यह क्रिया की विशेषता बतलाता है। 2. क्रिया के होने का ढंग बतलाता है। 3. क्रिया के होने की निश्चितता तथा अनिश्चितता का बोध कराता है। 4. क्रिया के घटित होने की स्थिति आदि बतलाता है। 5. क्रिया के होने में निषेध तथा स्वीकृति का बोध कराता है। संयुक्त क्रिया विशेषण। संज्ञाओं, क्रिया विशेषणों एवं अनुकरण मूलक शब्दों की पुनरुक्ति, संज्ञाओं के और भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से, अव्यय के प्रयोग से तथा क्रिया विशेषणों की पुनरुक्ति के बीच न आने से बने क्रिया विशेषण को संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, वह घर धर गया, उसने दिन रात मेहनत की, तुम जहां तहां मत जाओ, वह कहीं न ही गया होगा। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद मुख्यतः 3 आधारों पर होते हैं, जो निम्नांकित हैं। 1. अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। 2. प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के। 3. रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। 6 दिसंबर 2002 अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। क. स्थानवाचक, इससे स्थिति और दशा का बोध होता है। इसके 2 उपभेद हैं: दिशाबोधक, दाहिने बाएं आर पार, हर तरफ, किधर, जिधर, इधर, उधर, दूर आदि। स्थितिबोधक, सर्वत्र, पास, निकट, समीप, सामने, साथ, भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, आगे पीछे, यहाँ, जहाँ तहाँ आदि। ख. कालवाचक, इससे समय का बोध होता है। इसके 3 उपभेद हैं: समयबोधक, आज, कल, परसों, नरसों, कब, तब, जब, अब, सवेरे, पीछे, पहले, कभी, तभी, फिर आदि। अवधिबोधक, अब तक, कभी न कभी, दिन भर, सतत, आजकल, नित्य, सर्वदा, लगातार आदि। पौनःपुन्य बोधक, बार बार, प्रतिदिन, हर रोज, निरंतर, लगातार, बहुधा, कई बार, हर घड़ी। ग. रीतिवाचक, इससे रीति का बोध होता है। इसके 7 उपभेद हैं: कारण बोधक, इसलिए, अतएव, क्यों करके आदि। ए. निषेध बोधक, नहीं, मत, न आदि। स्वीकार बोधक, हाँ, ठीक, अच्छा, जी, अवश्य, तो ही आदि। प्रकार बोधक, अचानक, यों, यों ही, अनायास, सहसा, धीरे, सहज, साक्षात, ध्यानपूर्वक, संदेह, जैसे तैसे, मानो, परस्पर, मन से, हौले आदि। निश्चय बोधक, यथार्थतः, वस्तुतः, निःसंदेह, बेशक, अवश्य, अलबत्ता, जरूर, सचमुच, मुख्य आदि। अनिश्चय बोधक, यथासंभव, कदाचित, शायद, यथासाध्य आदि। प्रश्नबोधक, कहाँ, क्यों, कब,
क्या आदि। घ परिमाणवाचक, इससे परिमाण का बोध होता है। इसके 5 उपभेद हैं। पर्याप्तिबोधक, इससे परिमाण का बोध होता है। तुलनाबोधक और, अधिक, कम, कितना, जितना, इतना आदि। यू क्रमबोधक, क्रमक्रम से, यथाक्रम, थोड़ा, तिल एक एक करके आदि। आधिक्यबोधक, पूर्णतया आदि। खूब, बिल्कुल, भारी, बहुत, अत्यंत, अति, निरा, निपट, सर्वथा। न्यूनताबोधक, किंचित, जरा, थोड़ा, कुछ, लगभग, अनुमानतः, प्रायः आदि। 6 दिसंबर 2003। मानतः, प्राय आदि। प्रयोग की दृष्टि से क्रियाविशेषण के भेद। प्रयोग की दृष्टि से क्रियाविशेषण के 3 भेद हैं। 1 साधारण क्रियाविशेषण, 2 संयोजक क्रियाविशेषण, 3 अनुबद्ध क्रिया विशेषण। क्रियाविशेषण: साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। क्रियाविशेषण। 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 साधारण क्रियाविशेषण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण को साधारण क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे वहाँ, कब, जल्दी। संयोजक क्रियाविशेषण उपवाक्य से संबंधित क्रियाविशेषण को संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जहाँ आप पढ़ेंगे, वहाँ मैं भी पढ़ूंगा, जहाँ वहाँ। किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए प्रयुक्त होने वाले तो, भी, भर। अनुबद्ध क्रियाविशेषण क्रिया विशेषण को अनुबद्ध क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे रूप की दृष्टि से क्रियाविशेषण। रूप की दृष्टि से क्रियाविशेषण के 3 भेद हैं। 1 मूल क्रियाविशेषण, 2 यौगिक क्रियाविशेषण, 3 स्थानीय क्रियाविशेषण। क्रियाविशेषण: मूल, यौगिक। क्रियाविशेषण। क्रियाविशेषण: स्थानीय। क्रिया विशेषण। मूल क्रियाविशेषण बिना किसी अन्य के मेल में आए स्वतंत्र रूप वाले क्रियाविशेषण को मूल क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे नहीं, दूर, फिर, ठीक, अचानक। यौगिक क्रियाविशेषण: शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बने क्रियाविशेषण को यौगिक क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे दिल से, यहाँ पर, वहाँ पर, मन से। स्थानीय क्रियाविशेषण ऐसे क्रियाविशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं, स्थानीय क्रियाविशेषण कहलाते हैं। जैसे राक्षस मुझे क्या खाएंगे? चोर पकड़ा हुआ आया। लड़का उठकर भागा। 6.13 संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अनुकूल, अनुसार, आसपास, आगे और आदि। संबंध बोधक अव्यय के कार्य: आगे और आदि। एक संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध उस वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाना। जैसे रमा रात भर जागती रही। संबंध बोधक भर संज्ञा रात का संबंध इस वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है। 2 संबंध बोधक द्वारा समय, स्थान तथा तुलना का बोध कराना। जैसे गरिमा योगेश के बाद घर पहुंची। समय का बोध: विवेक मनीष की अपेक्षा तेज है। तुलना। संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय के भेद मुख्यतः 3 आधारों पर होते हैं, जो निम्नांकित हैं: प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। 6.13.1 प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद हैं: संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। संबंध संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय
अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। संबद्ध संबंध बोधक अव्यय ये संज्ञाओं के परसर्गों के बाद आता है, जैसे के विभक्ति के बाद, जैसे व्यायाम के पहले, किताब के बिना, अव्यय पहले और बिना। अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय ये संज्ञाओं के विकृत रूप के बाद आता है, जैसे कई दिनों तक, प्याले भर, तक तथा भर अव्यय, दिन और प्याला के विकृत रूप के बाद। 6.13 दो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक के 13 भेद हैं। इन भेदों के नाम और उदाहरण दिए जा रहे हैं। कालवाचक पूर्व, पहले, बाद, आगे, पीछे आदि। स्थानवाचक बाहर, भीतर, नीचे, पीछे आदि। सादृश्यवाचक समान, तरह, भांति, योग्य, जैसा आदि। तुलनावाचक अपेक्षा, बनिस्बत, सामने आदि। दिशावाचक तरफ, पार और आसपास आदि। साधनवाचक सहारे, द्वारा, मार्फत आदि। हेतुवाचक निमित्त, वास्ते, लिए, हेतु आदि। विषयवाचक लेखे, बाबत, भरोसे, निस्बत आदि। व्यतिरेकवाचक बिना, अलावा, सिवा, अतिरिक्त आदि। विनिमयवाचक जगह, बदल, पलट, एवज आदि। विरोधवाचक विरुद्ध, विपरीत, उल्टे, खिलाफ आदि। सहचरवाचक संग, सहित, साथ, समेत आदि। संग्रहवाचक मात्र, पर्यंत, भर, तक आदि। 6.13.3 व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के। व्युत्पत्ति की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के दो भेद। मूल संबंध बोधक, यौगिक संबंध बोधक। मूल संबंध बोधक बिना, पर्यंत, पूर्वक आदि। यौगिक संबंध बोधक संज्ञा से अपेक्षा, पलटे, लेखे, मार्फत आदि। विशेषण से समान, योग्य, ऐसा, उल्टा, तुल्य आदि। क्रिया से लिए, मारे, चलते, कर, जाने आदि। क्रिया विशेषण से पीछे, परे, पास आदि। 6.14 समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, हंस पक्षी दूध और पानी को अलग कर देता है। इसमें और शब्द समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह दूध और पानी शब्दों को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय के कार्य: एक, दो पदों अथवा सरल वाक्यों को जोड़ना। दो, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों में से किसी एक को ग्रहण करना अथवा त्यागना अथवा सबको त्यागना। 3, अगला वाक्य पिछले का अर्थ परिणाम है अथवा पिछला अगले का। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद: संयोजक, जो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे संतोष, हरीश और सोहन। और, तथा, एवं आदि संयोजक हैं। विभाजक, जो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हुए भी उनके अर्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं, जैसे ईश अथवा ईशा उत्तर दें, अथवा, या, वा, पर, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, नहीं, चाहे आदि विभाजक है। 6.15 विस्मयादिबोधक अव्यय। हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, अरे, क्या तुमने नहीं सुना? इसमें अरे विस्मय प्रकट करता है, अतः विस्मयादिबोधक अव्यय है। वाह, अरे, धिक, ओ, छ्यः, हाय हाय आदि विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय के कार्य: हर्ष सूचित करना, शोक सूचित करना, आश्चर्य सूचित करना, तिरस्कार एवं घृणा सूचित करना। विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद: इसके
1 हर्षबोधक आहा, वाह वाह, बहुत खूब, शाबाश आदि। 2 शोकबोधक हाय, ओह, आह आदि। 3 आश्चर्यबोधक क्या, एन, है आदि। 4 अनुमोदन बोधक अच्छा, हा हा, ठीक आदि। 5 तिरस्कार बोधक दुर, छिक, छः आदि। 6 स्वीकार बोधक जी, जी हाँ, हाँ आदि। 7 संबोधन बोधक अरे, रे, अजी, है आदि। 6 16 निपात। निपात शुद्ध अव्यय नहीं है, किंतु सामान्य रूप से इसे अव्यय का एक प्रकार माना जाता है। जो रूप किसी शब्द के बाद लगकर वाक्य में नया भाव प्रकट करने में सहायता करता है, वह निपात कहलाता है, जैसे ही, भी, भर, तक, तो, केवल, मात्र। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। इसके अलावा निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है। हाँ, वाक्य में इसके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। निपात का कोई लिंग, वचन नहीं होता। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। मोहन ने ही सोहन को पीटा था। मैं उसे जानता भर हूं। यह तो आप पर निर्भर है। उसने केवल 2 केले खाए। शीला ने भी गुलाब जामुन खाया था। उसने पत्र तक नहीं लिखा। इसमें मात्र 3 लोग हैं। कुछ निपातों में यह विशेषता है कि ये अलग-अलग पद के साथ विभिन्न अनुक्रमों में आने पर अलग-अलग भाव प्रकट करते हैं, जैसे 1 मोहन ने भी मुझे बुलाया है। 2 मोहन ने मुझे भी बुलाया है। 3 मोहन ने तुम्हें बुलाया भी है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में अलग-अलग भाव प्रकट होते हैं। वाक्य 1 में मोहन के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति ने मुझे बुलाया है का भाव प्रकट होता है। वाक्य 2 में मोहन ने अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ मुझे बुलाया है। वाक्य 3 में मोहन ने तुम्हें बुलाया है या स्वयं जा रहे हूं। निपात संबंधी अशुद्धियां। कई बार निपातों का अनावश्यक प्रयोग होता है अथवा 2-2 निपातों का प्रयोग एक साथ होता है, जो अशुद्ध है। इसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। 4 निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया बताइए। क रमेश गर्म चाय पीता है। ख मोहन रोज 2 घंटे सोता है। ग शीला ने घर आकर भोजन किया। घ यह अफवाह सारे शहर में फैल गई। 5 अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद उदाहरण सहित बताइए। 6 अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद उदाहरण सहित बताइए। 7 समुच्चय बोधक अव्यय से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित समझाइए। 8 निपात का अर्थ क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए निपात संबंधी अशुद्धियों के 2 है। इसे स्पष्ट करते हुए निधात संबंधी अशुद्धियों के हो उदाहरण भी दीजिए। 6 17 सारांश। भाषा में व्याकरणिक इकाइयां भाषा के विश्लेषण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया के विभिन्न पक्षों का जो विवेचन परंपरागत और आधुनिक व्याकरण की प्रविधियों के अनुसार हुआ है, उसमें लिंग, वचन के साथ संज्ञा और सर्वनाम के कारकीय रूपों, कारक और विभक्ति में अंतर बतलाया गया है। विशेषण के प्रकारों का विवेचन करते हुए उसके प्रविशेषण की चर्चा हुई है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा आदि अनेक प्रकार है जो भाषा की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अविकारी शब्द अव्यय का विवेचन करते हुए उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है।
क्रिया विशेषण के अर्थ की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से अनेक भेद हैं। संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और निपात अपनी अलग सत्ता रखते हैं और ये भाषा की संरचना को व्यवस्थित रूप में देने में सहायक होते हैं।